दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के यदि आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे प्राइवेट के हो, चाहे सेमेस्टर के हो, इस वीडियो में आपको मैं हिंदी का तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 से टोटल आपकी हिंदी में 5 यूनिट होती हैं, जिनमें से यूनिट 1 के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका है। तो यूनिट 1 का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं उस वीडियो में बता चुका हूं। यदि नहीं देखे हो तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 के ऊपर बात करेंगे, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, प्राइवेट, रेगुलर, सेमेस्टर के, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको पूरा डिटेल से यहाँ पर बताया जाएगा। पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आपका जो एग्जाम है उसमें भी पूछे जाएंगे। और दुर्ग यूनिवर्सिटी वाले का भी हिंदी का एग्जाम कल है, फर्स्ट ईयर वालों का, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको तो देखना ही देखना है। और बीए में कॉपियाँ कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर में कॉपियाँ कैसे लिखी जाती है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर उस वीडियो को जरूर से देखिए। और यूनिट 1 का भी वीडियो बन चुका है, बीए, बीएससी, बीकॉम हिंदी फर्स्ट ईयर का, तो जाकर देखिए। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट 1 तो हो चुका था, यूनिट 2 का क्वेश्चन आंसर मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा इंपॉर्टेंट। यूनिट 3 का मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके बाद यूनिट 2 का सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो इकाई 3 यूनिट 3 से आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवनागरी शब्द के नामकरण का आधार बताइए। देखिए, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देवनागरी लिपि में नामकरण, देवनागरी लिपि का विकास क्रम, देवनागरी लिपि के विकास, देवनागरी के नामकरण को स्पष्ट करते हुए स्वरूप पर प्रकाश डालिए। मतलब एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछा गया है, बाकी आंसर सबका सेम रहेगा। देवनागरी को अन्य नाम का उल्लेख करते हुए विकास पर प्रकाश डालिए। देवनागरी का नाम देवनागरी क्यों पड़ा, इस संबंध में विचार लिखिए। यानी कि इतने सारे क्वेश्चन है कि आपको कंफ्यूज कर देगा कि आंसर में क्या लिखे, तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। देवनागरी के नामकरण, नामकरण जब भी आए नामकरण, यहाँ भी नामकरण। देवनागरी का विकास आ जाए, विकास आ जाए, नामकरण आ जाए, तो आपको इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखना पड़ेगा। सिर्फ आपको नामकरण याद रखना है, देवनागरी के नामकरण हो जाए, या तो देवनागरी के विकास, नामकरण और देवनागरी, ये तीनों शब्द आ जाएगा, समझ जाना। आपको इसी प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। तो देवनागरी के नामकरण पर आपको लिखना है। तो देखिए, आपको तो पूरा डीपली यहाँ पर नहीं बता सकता, ऊपर ऊपर से आप देख सकते हैं। बस आपको हिंदी में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बाकी आप अपने से लिख सकते हैं। तो आप लिख लेना, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिपि की उपयोगिता और उसकी शक्ति का उल्लेख करते हुए लिखा है, लिपि का कार्य भावों का अंकन है। अपने इस कार्य में जो लिपि जितनी ही सफल होगी उसे उतनी ही शक्ति संपन्न तथा उपयोगी कहा जाएगा। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ तक लिख सकते हैं। यहाँ पर यह बोला गया है कि लिपि का कार्य भाव का अंकन है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, तो लिपि भाषा की शुद्धता के लिए, भाषा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यही बात आपको यहाँ पर लिखना होगा। इतना बात लिखने के बाद आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अनुसार लिखना है। देखो, देवनागरी का परिचय आपका पूछा जाएगा, देवनागरी का संक्षिप्त परिचय, तो आपको संक्षिप्त परिचय में यहाँ से लिखना है। सिर्फ आपको हेडिंग याद रखना, देवनागरी का संक्षिप्त परिचय। यदि पेपर में, एग्जाम हॉल में यदि आपको हेडिंग याद है तो आप इसके अंदर अपने से लिख सकते हैं, क्योंकि बीए के पेपर में, बीएससी, बीकॉम के पेपर में चेकर को सिर्फ 4 से 5 मिनट समय मिलता है, तो वो पूरा नहीं पढ़ता, सिर्फ हेडिंग को देखता है और कितने पेज भरे हो इसको आपको देखेगा, और कैसे ढंग का आप थोड़ा बहुत शब्दों को जमाए हो, बाकी पूरा नंबर आपको वहाँ पर मिलेगा। देवनागरी लिपि का संक्षिप्त परिचय में आप इसको पढ़ के लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतना टफ नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है नामकरण, कि देवनागरी का नामकरण, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही था नामकरण के ऊपर। तो ये देवनागरी का जो नामकरण है, इस पर आपको 4 से 5 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। पहला, गुजरात के नगर ब्राह्मणों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। तो देवनागरी का नाम देवनागरी क्यों पड़ा, इसको लेकर ना बहुत सारा इसके नामकरण को लेकर विवाद है, तो उसी विवाद के बारे में यहाँ पर बताना है। तो पहला विवाद है कि गुजरात के नगर ब्राह्मण जो थे ना, सबसे पहले उसका प्रयोग नागरी पड़ा। गुजरात के नगर ब्राह्मण इसको नगर बोलते थे, इसी कारण नागरी पड़ा, ऐसा बोल रहे हैं।
दूसरा तथ्य यहाँ पे सामने आता है कि कुछ विद्वान बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार में उल्लेखित नागलिपि से इसका संबंध बता रहे हैं, इसलिए देवनागरी पढ़ ऐसे बोल रहे हैं। कुछ विद्वान क्या बोल रहे हैं कि नगर में प्रचलित होने के कारण नागरी पड़ गया। उसी प्रकार देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण यह देवनागरी कहलाई। तो आपको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट याद रख लेने हैं। पूरा पॉइंट याद रखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना गुजरात के ब्राह्मण के कारण नागरी नाम पड़ा। कुछ विद्वान बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में उल्लेख है, इस कारण उसको नागलिपि कह दिया। कुछ विद्वान के अनुसार नगर में प्रचलित है, इसलिए इसको देवनागरी कह दिया। देवनगर काशी में बहुत प्रसार हुआ, इसे देवनागरी कहलाई। बस 4 पॉइंट याद रख लेना है आपको। उसके बाद आपको सेकंड हेडिंग में पूछा था देवनागरी लिपि का विकास। तो देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ इसका यहाँ पर बताना है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा पढ़ लेना है, बाकी आप लिख सकते हैं, टॉपिक बस याद होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा कि द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का जो विकास सर्वप्रथम जो प्रयोग था ना, गुजरात के नरेश शिलालेख में मिलता है। 18वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेश ने भी यह लिपि प्रचलित थी और 9वीं शताब्दी में ध्रुवराज ने अपने राज्य देश में इस लिपि का प्रयोग किया। विजयनगर राज्य और कोंकण में इस देवनागरी लिपि का प्रचार था। इसी आधार पर कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं देवनागरी का विकास सर्वप्रथम दक्षिण में हुआ और वहीं से यह लिपि उत्तर में प्रचलित हुई। इतना पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो अक्सर पूछा जाता है बार बार, देवनागरी लिपि की विशेषता लिखिए। देवनागरी लिपि की 8 विशेषता लिखिए। देवनागरी लिपि की विशेषता पर प्रकाश है। देवनागरी लिपि की विशेषता आगे तो समझ जाना, आपको यही लिखना है। तो इसका आंसर मैं नोट्स बनाकर रखा हूँ एकदम सिंपल सा, उसको आप याद कर लेना। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं में आपको देख सकते हैं 8 विशेषताएं पूछा जाता है हमेशा। देवनागरी लिपि की विशेषताएं निम्नलिखित ऐसे लिखना। पहला लिखना, देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह है, जिसके कारण भ्रम की कोई संभावना नहीं होती। देखो हिंदी है, हिंदी देवनागरी लिपि हर शब्द के लिए अ हो गया, क, ख, ग, सब के लिए अलग अलग चिन्ह है, इसलिए हमें कोई भी भ्रम नहीं होता है। इसमें हम जो बोलते हैं उन्हीं चिन्हों को हम अंकन करते हैं। देखो हम जो बोलते हैं वही चीज हम लिखते हैं। इसमें उच्चारण की गई ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह की व्यवस्था की गई है। देखो देवनागरी लिपि में हम जो उच्चारण करते हैं उस ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाया गया है। चौथा, यह लेखन व वाचन दोनों की दृष्टि से सरल है। देखो देवनागरी जो लिपि है लिखने के लिए और बोलने के लिए दोनों के लिए बहुत ही सरल है। पांचवा, इसकी वर्णमाला को सीख लेने पर शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। छठवा, इसमें जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, एकदम सिंपल। सातवां में लिख सकते हैं यह वेदों की भाषा होने के कारण शास्त्र सम्मत है। देवनागरी जो है वेदों की भाषा है, ठीक है ना। संस्कृत की लिपि, गुरुमुखी मतलब हिंदी का रोमन, ऐसा टाइप का। यह पूर्ण रूप से अक्षरात्मक लिपि है। तो ये 8 पॉइंट आप लिख सकते हैं। यहाँ से जो बोला हूँ याद रख लेना, कल ही है क्योंकि एग्जाम है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा संक्षेपण से। संक्षेपण से आप क्या समझते हैं? संक्षेपण का अर्थ बताइए, संक्षेपण का महत्व लिखिए। संक्षेपण का अर्थ बताकर इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो 3 चीज आपको याद रखना है और अलग अलग नाम से पूछा गया, देख सकते हैं। संक्षेपण का अर्थ, इसका महत्व, इसका उपयोगिता। हिंदी में संक्षेपण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। संक्षेपण की परिभाषा लिखिए, महत्व लिखिए, उपयोगिता लिखिए। इसमें कॉमन बात यह है कि संक्षेपण का आपको महत्व लिखने आ जाएगा, या तो संक्षेपण का उपयोगिता पूछेगा, या तो संक्षेपण का अर्थ पूछेगा, या तो हिंदी में संक्षेपण की उपयोगिता। तो उपयोगिता याद रखना, महत्व याद रखना, अर्थ। आपको इसी प्रश्न का उत्तर सेम टू सेम लिखना है। सब क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम है क्योंकि सभी एक ही प्रकार के क्वेश्चन, बस घुमा फिरा के अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो संक्षेपण का अर्थ, देखो संक्षेपण का अर्थ क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखो अगर आप भूल जाओ तो ऐसे लिख देना, किसी बड़े वाक्य को छोटे वाक्य के रूप में कहना संक्षेपण कहलाता है। जैसे कोई भी घटना होता है ना, बहुत बड़ा घटना होता है, तो उसको आपको इतना कम शब्दों में बयां करना है और पूरा घटना ना उस कम शब्दों में पूरा वर्णित होना चाहिए, इसे हम संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण करते समय सावधानी ये रखना है कि जो घटना हुई है उसको एकदम कम शब्दों में कहना है और पूरा सेम टू सेम वो कम शब्द का जो घटना होगा वो बड़े घटना को बताता होगा। तो आप लिख सकती हैं संक्षेपण का मतलब क्या होता है, किसी बड़े वाक्य को, किसी बड़े कथा को
कम शब्दों में स्पष्ट रूप से सही मूल रूप से कहना संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण की परिभाषा में भी अभी संक्षेपण का अर्थ जो होगा उसको परिभाषा में भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एक बार पढ़ के यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी इसका मतलब आपको समझा दिया हूँ। तो किसी विस्तृत विवरण, सुविस्तार व्याख्या, पत्र व्यवहार, लेख इत्यादि के तथ्य और निर्देश के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहती हैं, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, अनावश्यक बात का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्य का प्रवाह हो संक्षिप्त कहलाता है। संक्षेपण करते वक्त ये बोला गया है कि अनावश्यक बात को यहाँ से बिल्कुल हटा देना है, उपयोगी और जो मूल बात है उसको यहाँ पर शामिल करना है, इसी को संक्षिप्त कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार संक्षेपण एक स्वतः रचना है, उसे पढ़ लेने के बाद मूल शब्द को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सामान्यतः संक्षेपण में लंबे चौड़े पत्राचार आदि की सारी बात का अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। इसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार, भाव और तथ्य को प्रस्तुत कर सकते हैं। संक्षेपण का मतलब ही है कि किसी बड़े चीज को, बड़े वाक्य को आपको कम से कम शब्दों में कहना है और ऐसे कहना है कि पूरा मूल बात उसमें कवर होना चाहिए और कोई भी अपना अतिरिक्त बात, फालतू बात, बेकार का बात उसमें ऐड नहीं करना चाहिए। यही संक्षेपण का परिभाषा, यही संक्षेपण का अर्थ है। एकदम सिंपल से अपने शब्दों में जाके लिख सकते हो। फिर उसी में था संक्षेपण का महत्व। तो संक्षेपण का महत्व तो आप समझ गए होंगे। संक्षेपण का क्या महत्व है? संक्षेपण का आज के डेली लाइफ में बहुत महत्व है, क्योंकि आज कोई इंसान नहीं चाहता कि पूरा लंबा चौड़ा वाक्य पढ़े। आज हर इंसान चाहता है कि हमको एकदम छोटा सा चीज मिले, छोटा सा वाक्य मिले, और वो छोटा सा वाक्य ऐसा हो कि उसमें सारी जानकारी रहे जिससे हम आसानी से समझ सके। तो संक्षेपण का बहुत महत्व है। अपने शब्दों में लिख सकते हैं, एक बार पढ़ लो ना, यहाँ पे दिख तो रहा है, जो मैं बोला हूँ वही तो है। संक्षेपण से समय की बचत हो रही, क्योंकि जो बड़ा चीज है उसी को संक्षिप्त करें, छोटा चीज करें, और छोटे जो बड़ा चीज बोल रहा है वही सारी बात छोटे वाक्य में भी कवर है ना, तो बहुत फायदा हो रहा है ना, इससे समय की बचत हो रही है। तो लिखो, संक्षेपण के द्वारा समय की बचत होती है। लंबे ग्रंथ हो गया, बहुत लंबा जो ग्रंथ होता है, लंबा चौड़ा विवरण हो गया, लंबा चौड़ा लेख, पढ़ने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन संक्षेपण के माध्यम से उसकी बचत होती है समय की, और थोड़े समय में हम पूरा मूल बात को समझ लेते हैं। इसलिए व्यवहारिक और शैक्षणिक, आप व्यवहारिक बात करो चाहे शैक्षणिक बात करो, संक्षेपण बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। फिर संक्षेपण की उपयोगिता। संक्षेपण की उपयोगिता पूछेगा तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, संक्षेपण की व्यवहारिक उपयोगिता, संक्षेपण की शैक्षणिक योग्यता। अब संक्षेपण की शैक्षणिक योग्यता में आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि आजकल बहुत बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, बहुत बड़े बड़े बुक होते हैं, पुस्तक होते हैं, उसमें बात को उलझा कर दिया जाता है। और यदि आपको कोई बोला कि इस पूरा बुक का एक निचोड़ लाया हूँ, निचोड़ सीरीज एकदम छोटा सा संक्षिप्त है, तो उसको पढ़ने भी मजा आता है और कम समय भी लगता है। तो शैक्षणिक क्षेत्र में तो उपयोगिता है ही है, तो लिख सकते हैं इसको भी। संक्षेपण का व्यवहारिक जीवन में भी बहुत महत्व है। देख ले, यहाँ पे खुद लिखा है कि इसमें माध्यम से, संक्षेपण के माध्यम से अध्यापक का अध्यापन काम आसान हो जाता है। जो टीचर होता है, भारी भरकम बुक मान लो जाए तो टीचर तो पूरा पढ़ेगा नहीं, अगर उसी पूरा बुक का एक छोटा बुक बना दिया जाए जिसमें सारा बात कवर होगा बड़ा बुक का, तो टीचर को पढ़ाने में आसानी होगा, पढ़ने में आसानी होगा। वकील के लिए वकालत करना आसानी होगा, न्यायाधीश को न्याय करना अधिकार आसान होगा, अधिकारी का कार्य, व्यापारी का व्यवसाय आसान हो जाता है। तो संक्षेपण का व्यवहारिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों पढ़ लिखना है, उपयोगिता में और संक्षेपण का महत्व। अगर भूल भी जाओ तो आप तो समझ ही गए हो संक्षेपण है क्या। फिर संक्षेपण में सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संक्षेपण का विशेषता आपको लिखना है। विशेषता और गुण एक ही बात होता है ना, संक्षेपण का विशेषता या संक्षेपण का गुण। तो विशेषता, संक्षेपण का क्या विशेषता होगा आप खुद समझ गए। पूर्णता, हेडिंग बस याद रखना, ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं। देखो पूर्णता क्या भाई, अब संक्षेपण में पूर्णता का गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूर्णता का मतलब है कि कोई भी बात को, कोई भी जैसी घटना, कोई भी बड़ा सा, जैसे कोई भी मान लो बड़ा सा किताब है, इसमें कोई भी बात लिखी गई है और मैं चाहता हूं कि इसमें इसको ना छोटा करके पूरा अच्छे से समझाऊंगा, तो जो छोटा वाक्य मैं बनाया रहूंगा इसमें पूरा बड़ा बुक को ना पूरा बात कवर होना चाहिए। इसमें ना तो बढ़ा चढ़ाकर बात हुआ चाहना चाहिए, ना तो इसमें एक्स्ट्रा बात हुआ होना चाहिए। एकदम इस बुक में जैसे है ना वैसी सेम टू सेम यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन कम शब्दों में होना चाहिए और पूरा मूल रूप से होना चाहिए। तो पूर्णता का मतलब सिर्फ वही है, इसमें खुद लिखा है। और पूर्णता ना भाई अभ्यास से आता है, क्योंकि बड़ा बुक को जब आप छोटा बुक में ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो बिना प्रैक्टिस के नहीं आता। तो वही लिखा है कि संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात छोड़ना नहीं है,
खूब सोच समझ कर संक्षेपण करना है और ये अभ्यास से होता है। संक्षेपण उन्हीं बातों का लिखा जाए जो मूल अवतरण मूल बुक में लिखा गया है, न तो अपनी ओर से बढ़ाई जाए न तो घटाई जाए, सिर्फ मूल बातों को ध्यान में रखा जाए। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे आप संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब क्या है, ध्यान देना। संक्षिप्तता का मतलब है कि यदि कोई भी बुक है, ग्रंथ लंबा चौड़ा वाक्य है, तो लंबे लंबे शब्द और वाक्य के स्थान पर आपको समासिक चिन्ह लगाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि संक्षेपण का मतलब छोटा करना और लंबे चौड़े वाक्य के बीच में यदि कुछ आप हिंदी में सिंबल का यूज करते हो तो वाक्य का मतलब छोटा बन जाता है। इसलिए संक्षिप्तता में लंबे लंबे जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वहां पर चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, वाक्य संरचना छोटा बन जाता है। तीसरा स्पष्टता। स्पष्टता तो आप समझ गए हो भाई, किसी भी चीज़ को यदि आप संक्षिप्त कर रहे हो तो उसमें स्पष्टता होना चाहिए। ऐसा स्पष्टता होना चाहिए कि पढ़ने वालों को भी मजा आए और पढ़ाने वालों को भी मजा आए। उससे भाषा की सरलता, आप संक्षिप्त करोगे तो आपका भाषा भी सरल होना चाहिए, तभी तो लोग को पढ़ने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा। तो संक्षिप्त जब भी लेखक संक्षिप्त करेगा किसी भी चीज़ को तो भाषा की सरलता पर उसको जरूर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी अंड बंड कठोर भाषा का प्रयोग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना। उसके बाद शुद्धता, पांचवा हेडिंग, शुद्धता पर संक्षेप जोर देना चाहिए, क्योंकि भाषा यदि शुद्धता नहीं होगा तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो एक संक्षिप्तीकरण करने वाले व्यक्ति को भाषा की शुद्धता पर भी जोर देना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट वहाँ पर आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपको हेडिंग को याद रखना और अपने शब्दों में इससे रिलेटेड लिखते हुए जाना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भोला राम का जीव से। भोला राम के जीव को किसने और कैसे ढूंढा। भोला राम का जीव में भोला राम को जीव ने कैसे, दोनों प्रश्न एकदम सिमिलर है। एक प्रश्न और आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक ना। भोला राम का जीव में निहित व्यंग्य पर प्रकाश डालिए। भोला राम का जीव शासकीय कार्यालयीन व्यवस्था पर बहुत बड़ा व्यंग्य प्रमाणित कीजिए। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, भोला राम का जीव का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। भोला राम का जीव का सारांश लिखिए। तो एक ये चैप्टर जो है भोला राम का जीव, ये एक व्यंग्य है जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन दिखाया हूँ, तीनों का आंसर लगभग एकदम सेम है। ये ना एकदम स्टोरी, एक कहानी है, इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो एक काम करना, आप यूट्यूब में जाना और सर्च मारना भोला राम का जीव। तो भोला राम का जीव जैसे मैं यूट्यूब में सर्च किया, आप देख लीजिए। उसके बाद देख सकते हैं 20 मिनट का स्टोरी है, एकदम बच्चा टाइप। एक स्टोरी है 12 मिनट का। तो ऐसे आप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको समय नहीं होगा तो इसको 1.5 गुना स्पीड में सेटिंग कर लेना है। और 12 मिनट के वीडियो 6 मिनट में बन गया। काम करके गुजारा हो जाता। हमने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर देख, कार्टून टाइप आवाज आएगा। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे और एकदम आसानी से समझ आएगा। देखो तीनों क्वेश्चन को पढ़ोगे तो हो सकता है आपको आधा घंटा लगे, लेकिन स्टोरी में देखोगे 5 मिनट में कवर हो जाएगा। और स्टोरी देखने के बाद अपने शब्दों में आप लिख सकते हो भाई, तो जरूर स्टोरी इसका देखिए। क्वेश्चन तो कुछ भी आएगा भोला राम से, आप आराम से टैकल कर लोगे स्टोरी करने के बाद। तो तीसरा यूनिट तो कंप्लीट हो गया। अब चौथा यूनिट है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ कैसे करना है तैयारी, इसको बताऊंगा आंसर का। इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग विषय पर लेख लिखिए। वर्तमान युग में कंप्यूटर का महत्व क्या है, मतलब सारा क्वेश्चन सेम है। कंप्यूटर का हिंदी भाषा पर प्रभाव लिखिए, टिप्पणी लिखिए। कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग क्या है। कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन बहुत ही है। हिंदी, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, कंप्यूटर में हिंदी भाषा पर प्रभाव, ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर है। कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, हिंदी का अनुप्रयोग, हिंदी का अनुप्रयोग, ठीक। या तो कंप्यूटर का परिचय का मतलब एक है, कंप्यूटर का महत्व क्या है, सब क्वेश्चन सिमिलर है। और उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ, देख सकते हैं। जन सामान्य के लिए सूचना टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। और सेम क्वेश्चन है, जन सामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में बोलती हैं। तो दोनों का मतलब सेम है, कैसे घुमा के बोल दिया है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। तो आज के हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, तो आप जानते हैं भाई, बिना टेक्नोलॉजी का आज का जीवन संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी की मदद से आप ये वीडियो देख पा रहे हो, नहीं तो कहाँ देख पाते ना, नहीं देख पाते आप। आज आप बुक ही पढ़ रहे होते, इस वीडियो को सर्च नहीं मार रहे होते। तो बस। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की धारणा क्या थी, परिकलित धारणा क्या थी। ये इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब हो सकता है आप इसी में से क्वेश्चन पढ़ लो, या तो आप फिर से वही दिमाग यूज करो यूट्यूब वाला, क्योंकि ये सब यार समझाने वाली बात नहीं है ना, ये तो आप खुद समझ जाओगे। तो फिर से यूट्यूब में जाना और सर्च मारना कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का हिंदी में अनुप्रयोग, ठीक। सजा के सर्च मारूंगा, यहाँ पे आ जाएगा।
मस्त 10-15 मिनट का मिलेगा, कंप्यूटर के बारे में पूरा डिटेल से बता देगा। सुन बस लेना है, सुन लोगे तो अपने शब्दों में लिख सकते हो। इतना सारा क्वेश्चन देख के डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बार कंप्यूटर का परिचय वीडियो देख लो, 15 मिनट की स्टोरी में सब कवर हो जाएगा। तो कंप्यूटर चैप्टर सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद शिकागो से स्वामी विवेकानंद का पत्र, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका को स्वामी विवेकानंद अद्भुत देश क्यों कहते हैं। स्वामी जी ने अमेरिका को अद्भुत देश क्यों किया, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। उसके नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने मैसूर के महाराजा को जो पत्र लिखा उसके बारे में भी आपको एक शब्द में बताना है, मतलब आपको उसके बारे में सारांश लिखना है। स्वामी विवेकानंद शिकागो से किन्हें पत्र लिखा, मैसूर के महाराजा को पत्र लिखा था, तो इसके बारे में वर्णन करना है। तो दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में शिक्षा प्रसार के स्वामी विवेकानंद क्या उपाय बताए हैं। इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने भारत में शिक्षा प्रसार के लिए क्या सुझाव दिए, तो इस पर अपना मत लिखना है, राय लिखना है। तो इसके लिए भी आप कुछ नहीं करना भाई, फिर से उठाओ और शिकागो से स्वामी विवेकानंद जी का पत्र, ये चैप्टर था, इसको सर्च मारो, शिकागो से, माइक में बोलो, शिकागो से स्वामी विवेकानंद का पत्र, इस प्रकार से सर्च करो, देख सकते हैं। 4 मिनट का वीडियो है, सिर्फ 4 मिनट का वीडियो है। एक तो 31 मिनट का है, तो आपको कम मिनट वाला देखना है। एक तो 19 मिनट का, एक तो 1 मिनट का, एक तो 21 मिनट का, मतलब 2 गुना स्पीड में देखो, 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। पढ़ोगे तो आधा घंटा लग जाएगा, वीडियो देख लो, स्टोरी एकदम बच्चों टाइप रहता है, बहुत अच्छा लगेगा, सब क्वेश्चन का आंसर कवर हो जाएगा। बस भाई हिंदी में स्टोरी ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस इस चैप्टर से इतना ही करना। अब आते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो करना मत, फिर भी बता रहा हूँ मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन करना मत, टाइम नहीं है। क्षेत्रीय प्रभाव से अनुरंजित मानक हिंदी का क्या अर्थ है। मानक भाषा की आवश्यकता किन कारणों से पड़ती है, मानक भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। और उसके बाद है मानक हिंदी भाषा किसे कहते हैं, मानक भाषा की परिभाषा लिखिए, विशेषता लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानक भाषा का परिभाषा याद कर लेना, मानक भाषा का आपको विशेषता याद कर लेना है। ठीक, विशेषता एकदम सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदम इंपॉर्टेंट, मानक भाषा, अमानक भाषा, मानक, अमानक, उपमानक भाषा, तीनों को उदाहरण सहित आपको याद रखना है। तीनों में अंतर भी आपको याद रख लेना है, मानक, अमानक और उपमानक, तीनों के बारे में क्वेश्चन हो सकता है अलग अलग दे दे, मानक अमानक दे दे, मानक अमानक उपमानक दे दे, तो तीनों को आपको डिटेल से याद कर लेना। एकदम सिंपल है, ऐसे पॉइंट डाल डाल के लिखोगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो पढ़ बस लेना ना इसको आप। तो इस प्रकार से, और यूनिट 5 में तो कुछ नहीं था। हाँ, मानक अमानक में बता रहा हूँ ना, इस प्रकार से आता है कि मानक शब्दों को लिखिए। जैसे 99 को क्या लिखे, 99, 43, देखो प्रभु, देखो प्रभु यहाँ पे गलत लिखा है, तो इसका असली क्या हो, ये वाला छोटू मात्रा आएगा। बारात ऐसा नहीं होता, बारात होता है। तो इसमें से 10-20 तो आप तैयारी कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो ये भी आता है ना, ये भी पूछा जाता है। और उसके बाद, और मानक अमानक भाषा समझना है तो फिर से आप जाकर यूट्यूब में सर्च कीजिए, एकदम 5 मिनट का मिलेगा। क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, सामाजिक गतिशीलता का सारांश लिखिए। तो एकदम मतलब एकदम क्लियर, सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या है, तो लिखना, मानव समाज में आजकल उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आज अच्छे दिन आते हैं समाज में तो कल बुरे दिन आते हैं, एक युग के बाद नया युग आता है कि नहीं। हमारे भारतीय समाज में अनेक बार विदेशी लोग ने हमारे संस्कृति को उजाड़ने का प्रयास किया, लेकिन हमारे भारतीय समाज ने उनको आत्मसात कर लिया और अपना मूल पहचान को बनाए रखा। तो सिर्फ यार इसको पढ़ना नहीं, सामाजिक गतिशीलता मतलब समझ, समाज में उतार चढ़ाव आता है, आज अच्छे दिन है कल बुरे दिन है, एक युग के बाद नया युग आता है। और हमारी भारतीय संस्कृति को विदेश ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन हमारे भारत के लोग थे, नुकसान होने नहीं दिया और अपने मूल पहचान को आज ही बनाए रखा। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में प्राचीन काल का स्वरूप क्या था, मतलब हमारे भारत में प्राचीन काल का कितना योगदान था, कितना स्वरूप था, उसके बारे में लिखना है। तो प्राचीन काल आएगा समझ जाना, सामाजिक गतिशीलता को समझाते हो प्राचीन काल, देखो सब में एक वर्ड कॉमन है, प्राचीन काल, तो समझ जाना, प्राचीन काल के बारे में बताना है हमारे भारत में। तो आप जानते हो कि प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल पुराणों और वेदों का काल था। और इस काल में क्या था, लोग आध्यात्मिकता का युग था। और इसमें क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण में प्राचीन काल वेदों और पुराणों का काल था, आध्यात्मिक युग का काल था। और यहाँ पर जो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य, शूद्र था, 4 वर्णों में विभक्त था। भारतीय समाज में 16 संस्कार थे उस टाइम,
यहाँ यहीं से संस्कृति की पहचान बना। और ये भी लिख सकते हैं यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली था, इस युग की महिलाओं को समाज में समान अधिकार सम्मान प्राप्त था, शिक्षा का पूर्ण अधिकार था, राजनीतिक धर्म प्रधानता था, राजा ही प्रजा का पालक होता था, वह वंशानुगत उत्तराधिकारी। आज देखो वंशानुगत उत्तराधिकारी मतलब राजा मरेगा तो उसका बेटा उत्तराधिकारी बनेगा। आज के समय ऐसा नहीं है। उस टाइम था प्रजातंत्र चलता था, लेकिन इस टाइम क्या चलता है, लोकतंत्र। क्या चलता है, लोकतंत्र। जैसे हमारे पीएम मोदी चुनते हैं तो लोकतंत्र है ना, क्या है, लोकतंत्र। तो प्राचीन काल के बारे में डिटेल से ऐसे लिख सकते हो कि प्राचीन काल पुरानों वेदों और पुराणों का काल था, आध्यात्मिक युग था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों में विभक्त था, भारतीय समाज में 16 संस्कार थे, यहाँ से सांस्कृतिक पहचान बने, महिलाओं को समान शिक्षा का अधिकार था, महिला शिक्षा प्राप्त करती थी, और प्राचीन काल में प्रजातंत्र चलता था, और आज के टाइम में लोकतंत्र सर्वोपरि है। बस इतना लिखना है बस। तो यूनिट 5 में सिर्फ ये दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट 2 का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, लास्ट टाइम बोला था ना बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार अशुद्धि भी आता है, वाक्यगत अशुद्धि। तो अशुद्धि भी आपको कर लेना है, इधर अशुद्ध वाक्य देगा, इधर शुद्ध वाक्य। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, कई लोग के पास बुक भी नहीं रहता है। इसमें इतना ही है, और बता रहा हूँ और क्या है, इसमें पूरा ग्रामर है। इसमें कुछ ग्रामर में ना कुछ भी दे सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध अशुद्ध ही ज़्यादा पूछते हैं। देखो शुद्ध अशुद्ध अच्छे से कर लेना है। अब कौन सा पूछेगा इंपॉर्टेंट बोलोगे तो नहीं बता सकता, क्योंकि हर बार अलग अलग आया है। वाक्य को शुद्ध कीजिए, और एकदम इजी आता है ना, जो आपको पता होगा ना वही पूछा जाएगा। फिर पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द अग्नि का याद रख लेना, आग, पावक, अनल। आकाश का याद रख लेना, बर होता है, गत नभ होता है। कपड़ा वस्त्र होता है, मल का सरोज जलज। घर का गृह होता है, भवन होता है। पृथ्वी का भूभूमि होता है, धरा। और पर्वत का होता है, गिरी होता है, पहाड़। बादल का मेघ होता है, घन। रात का निशा, रात्रि। ये इंपॉर्टेंट है ना, पर्यायवाची में जो पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। वायु का है, समीर, पवन, आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। पर्वत का है, पहाड़, गिरी। और विलोम शब्द भी पूछते हैं, तो विलोम शब्द याद रखने से अंधकार का प्रकाश, अमृत का विष। तो विलोम शब्द भी जो आपको आते हैं ना उसी टाइप का पूछा जाएगा, पढ़ने से कोई फायदा नहीं। विलोम शब्द एक बार देख लेना अपने तरफ से। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, समसूत्र। समसूत्र लिखिए, समसूत्र। 2 ठो दिया रहेगा, दोनों को मतलब बताएं। अंश मतलब होता है कंधा, और शक्कर का सवाल अंश का मतलब होता है हिस्सा। अभिराम मतलब होता है सुंदर, और अविराम मतलब लगातार। देख लेना, मैं 2-3 ठो बता ही दिया हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। एक सर का मतलब होता है तीर, ये सर का मतलब होता है सिर। अवधि मतलब समय, अवधि मतलब समय, और ये अवधि मतलब अवध की भाषा। तरुणी मतलब युवती, और तरणी माने सूर्य। सुधी मतलब स्मरण, और ये सुधी मतलब विद्वान। एक आयु का मतलब होता है उम्र, और एक आय का मतलब होता है आमदनी। तो इस प्रकार से आप कल अनेक शब्दों में एक उत्तर दो, ये भी पूछा जाता है। तो 2 यूनिट से पूरा ग्रामर ही आता है, इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता, आपको पूरा देखना पड़ेगा। और लोकोक्ति आता है, देखो, अध्यय गगरी छलका जाए, थोड़ा धन पाकर विद्या पर घमंड करना। वाक्य प्रयोग आपको करना है, तो इस प्रकार का आता है। तो मतलब ये ग्रामर है पूरा, सेकंड यूनिट पूरा ग्रामर है पूरा। और सेकंड यूनिट में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत वंदना कविता का आशय लिखिए। तो भारत वंदना कविता का आशय एकदम सिंपल 2 लाइन का दिया है। देखो, भारत वंदना कविता है, उसका भारत माता के बारे में लिखना है कि निराला जी कहते हैं कि हर भारतवासी को अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहिए। मातृभूमि के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने के बारी भी आएगा तो घबराना नहीं चाहिए। हमेशा देशवासी के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बस यही लिखना है, देश के बारे में लिखना है, मातृभूमि के बारे में। फिर ये है इम्पोर्टेंट, ध्वनि दिशाएं उदर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें भी मातृभूमि के बारे में लिखना है। भारत वंदना कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मातृभूमि भारत के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति का प्रदर्शन किया। भारत माता का गुणगान करते हुए कहते हैं कि भारत भूमि धन्य है, हम सब ने इसी भूमि में जन्म लिया है, हमारा जीवन भी धन्य है। सभी देशवासी चारों तरफ से भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। 10 दिशाएं उदार मुख होकर भारत माता का गुणगान करने में लगी है।
भारत माता का गुणगान करने में सभी दिशाएं ध्वनित हो गई और उदार होकर गुणगान कर रही है। तो भारत माता के बारे में लिखना है कि हम इसी मिट्टी में जन्म लिए, भारत माता की हमें रक्षा करना चाहिए, हम सब इसी मिट्टी से बने हैं, हमको इसको गुणगान करना चाहिए, ऐसा आपको लिख देना है। तो ये रहा पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा 1 से 4 यूनिट का निचोड़, और पहला यूनिट का तो मैं वीडियो बनाया हूँ। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। और जो सिलेबस है एकदम, कई लोग बोलते हैं सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस तो यार फर्स्ट ईयर का देख रहा हूँ बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, पिछले बार जैसे था सेम वैसी है, ठीक है ना। 2-3 साल में जैसे था वैसे कुछ भी चेंज इस सिलेबस में देखने को मुझे नहीं मिला है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट में इंग्लिश का वीडियो जल्द से लाने वाला हूँ।